हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, लास्ट तक जो है वो वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, जो हर साल रिपोर्ट पेश की जाती है यूनेस्को की तरफ से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडिया में जो पीपल टीचर रेशो है, मतलब बच्चों और जो टीचर की रेशो है, वो लास्ट 10 साल में बहुत कम हो चुकी है। तो जो प्राइमरी स्कूल की पीपल टीचर रेशो है वो बहुत ही कम होके 26.3% तक पहुंच गई है 2020-21 में, जबकि पहले कितनी थी? 43 इन 2010-2011। सो ये रेशो कम हो गई है 26.3%। आंसर 4 होगा इसका। और ये रिपोर्ट बेसिकली किसने दी है? ये दी है यूनेस्को की तरफ से। ये यूनेस्को का 3rd एडिशन था जिसमें एजुकेशन रिपोर्ट बताई गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी ये रेशो बेसिकली प्रोवाइड की है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? नो टीचर नो क्लास। नो टीचर नो क्लास। और ये फोकस करती है टीचर्स के ऊपर, और अराउंड बताती है कि इंडिया में 1.1 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें सिंगल टीचर ही है। तो हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। मॉडर्न स्कूल्स हम इम्प्रूव कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हमें और फोकस करना होगा। हमें मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना होगा। हमें जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन को आगे लेके जाना होगा। तो आपने याद रखना है, नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को की तरफ से दी गई है। एज पर दी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो दी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, वो यूएनडीपी रिलीज करता है हर साल।
और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक HDI इंडेक्स में कितना है और कौन सी कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया है। तो इंडिया का रैंक 132 है और कौन सी कंट्री टॉप करती है इसमें, स्विट्जरलैंड। तो आंसर क्या हो गया इसका, 3। तो याद रखना आपने 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि ये HDI इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है। दूसरा, इसमें ये कितनी कंट्रीज को पब्लिश करता है, तो टोटल 191 कंट्रीज को और HDI रैंक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पब्लिश करता है। तीसरा, इसमें इंडिया का रैंक 132 है और चौथा, टॉप कंट्री कौन सी है हमारे पास, स्विट्जरलैंड। तो ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जो आपको हर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब एक दो चीजें और याद रखनी है, जैसे कि पहला रैंक स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का स्कोर जो है वो 0.962 है, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, तो इसमें स्विट्जरलैंड का स्कोर सबसे ऊपर है, मतलब जो 1 के नजदीक होगा वो सबसे अच्छा कंट्री होगा। और इसमें दूसरा स्थान जो है वो कौन सी कंट्री का है, दूसरा स्थान नॉर्वे का है और तीसरा स्थान इसमें आइसलैंड का है। तो आपने पहले 2 स्थान जो है वो याद रखने हैं। लेकिन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि आप श्रीलंका का रैंक देखो, श्रीलंका का रैंक 73rd है, सबसे अच्छा कंट्री अगर नेबरिंग कंट्रीज में से देखें। और चाइना का रैंक भी काफी अच्छा है, 79th रैंक जो है वो चाइना का है। इसमें बांग्लादेश का आप याद रख सकते हैं, बांग्लादेश का 129 है, ये भी इंडिया से अच्छा है। इवन भूटान का रैंक जो है वो भी बहुत अच्छा है, 127, अगर इंडिया के कंपैरेटिव हम देखते हैं। लेकिन 3 कंट्रीज का रैंक इंडिया से अच्छा नहीं है, अगर नेबरिंग कंट्रीज का देखें। पाकिस्तान का 161 है, नेपाल भी जो है वो इंडिया से थोड़ा सा पीछे है, 143rd रैंक है नेपाल का, और म्यांमार जो है वो इंडिया से पीछे 149 रैंक है। तो 4 कंट्रीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इंडिया से अच्छी हैं और 3 कंट्रीज इंडिया में HDI इंडेक्स में पीछे हैं। तो आपको पूछा जा सकता है, खास करके कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है। As per the global estimate of the modern slavery, forced labor and the forced marriage report, ये रिपोर्ट दी गई है, किसकी तरफ से दी गई है ये आपने बताना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 मिलियन लोग जो कि मॉडर्न स्लेवरी के अंदर रह रहे हैं 2021 में, और 25% इंक्रीज है ये पिछले 5 साल के अंदर। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो स्लेवरी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट स्लेवरी से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, इसलिए इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो इस रिपोर्ट की अगर बात माने तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 मिलियन, एग्जैक्ट जो है वो 49.6 मिलियन है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन लोग जो है वो स्लेवरी के अंदर रह रहे हैं एक दिन में, मतलब हर दिन के अंदर इतने लोग स्लेवरी को फेस कर रहे हैं। 2021 का डाटा है, और अगर आप यही 2016 का डाटा देखोगे उसमें ये 40 मिलियन था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे इसको भी अलग अलग तरह से, क्योंकि इसमें 2 चीजें, एक तो फोर्स्ड लेबर है, एक फोर्स्ड मैरिज है। तो अगर इसमें सिर्फ फोर्स्ड मैरिजेस को देखें तो 50 में से 22 मिलियन लोग सिर्फ फोर्स्ड मैरिजेस को फेस करते हैं, और लगभग 28 मिलियन लोग जो हैं वो फोर्स्ड लेबर को जो है वो फील करते हैं। और मोस्ट वल्नरेबल मेंबर, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं इस चीज से या सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं इस चीज को, वो औरतें हैं और बच्चे हैं। औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये पूरा डाटा 3 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया है। एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, और एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट, कौन से पॉइंट्स सही हैं इसमें से, जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो जापान जाके हैं सितंबर 2022 में। तो जापान गए थे, वहां पे एक मीटिंग थी, 2+2 डायलॉग था, तो उसके लिए जापान गए थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड S जयशंकर जी जापान जाते हैं सेकंड इंडिया जापान 2+2 फॉरेन मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग के लिए और डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए, जो कि टोक्यो जापान में हुई। तो 2+2 का मतलब ही ये है कि एक फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग और एक डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो दोनों मिनिस्टर जो हैं वो जापान गए। ये याद रखना है कि ये सेकंड मीटिंग थी एक तो, और दूसरा ये कहाँ पे हुई है, जापान ने इसको होस्ट किया है। बिल्कुल सही है। और इस सेकंड इंडिया जापान 2+2 फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में S जयशंकर जी ने एक एड्रेस किया वहां पे, और कहा कि इंडिया और जापान जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि हम इंडो पैसिफिक एरिया को बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे और चाइना के डोमिनेंस को इस एरिया में कम करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है।
इंडिया और जापान ने इनॉग्रल फाइटर एक्सरसाइजेस की, जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में हुई। ये भी बात बिल्कुल सही है। और इंडिया और जापान ऑलरेडी कई एक्सरसाइजेस, बाइलेटरल एक्सरसाइजेस या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे, ये भी इसके अंदर कहा है। जैसे कि एक जिमएक्स एक्सरसाइज है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, एक मालाबार एक्सरसाइज है जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, एक हमारे पास धर्मा गार्डियन है। ये भी बहुत फेमस एक्सरसाइज है, याद रख सकते हो कौन कौन सी जापान के साथ हो रही है। तो सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी। सितंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ये एक वाइट पेपर लेके आए हैं, अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। और ये इन्होंने कहाँ पे रिलीज किया है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है कोपेनहेगन में, और ये कहाँ पे है, डेनमार्क में। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। तो वाइट पेपर रिलीज किया गया अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया, कि किस तरह से अर्बन वेस्ट वाटर को हम जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं, किस तरह से उसको रीडेवलप कर रहे हैं, और हम पानी की कमी को, जो सेव वाटर का हमारा स्लोगन है, उसको आगे लेके जाएंगे। और ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया गया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहयोग जो है वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है। एक तो हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन है, जो कि नीति आयोग का पार्ट है। एक हमारे पास नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ही पार्ट है। एक हमारे पास यहाँ पे इनोवेशन सेंटर ऑफ डेनमार्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सहयोग दिया। और एक हमारे पास आईआईटी बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन चारों ने ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर तैयार किया है कि किस तरह से अर्बन वेस्ट वाटर को हम रोक सकते हैं, वेस्ट वाटर को बचा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। नेम दी यूरोपियन कंट्री, उस यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब है कि इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है। और ऐसी कंट्री कौन सी है, हंगरी। और ये पहली कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कि इस तरह का स्टेटस दिया गया है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो हंगरी है वो फुल फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। और इस डिक्लेरेशन के साथ हंगरी जो है वो हाइब्रिड रेजीम के अंदर आ गया है, हाइब्रिड रेजीम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिसके अंदर इलेक्शंस तो रेगुलरली होंगे, लाइक 5 साल बाद 6 साल बाद इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब कि वहां पे सारे लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शंस को करवा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, या फिर एक प्रॉपर कंपटीशन हो रहा है, ये सारी चीजें फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब ये रेजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन के अंदर लेके आए तो 433 लोगों ने फेवर में वोट किया, 123 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया, और 28 जो है वो एब्सेंट थे। तो ये पहली बार हुआ है यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन में कि कोई मेंबर स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेगी। जबकि आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के कंडीशन है मेंबर बनने की कि आपको डेमोक्रेटिक होना होगा, लेकिन फिर भी इस तरह का एक रेजोल्यूशन जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पास किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री रिसेंटली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है, रशिया को सरपास करके। पहले रशिया सेकंड नंबर पे था, लेकिन रशिया अब सेकंड नंबर पे नहीं है। कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे आ गया सऊदी अरेबिया, तो आंसर क्या होगा 4। और फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा है, इराक है। तो सऊदी अरेबिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया इंडिया को, और ये 3 महीने के गैप के बाद हुआ है। रशिया जो है वो दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया जो कि वर्ल्ड का तीसरा बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और साथ ही साथ कंज्यूमर है, वो लगभग 8,63,000 बैरल्स पर डे जो है क्रूड ऑयल का, वो सऊदी अरेबिया से मंगवाता है, जो कि अगर जुलाई के कंपैरेटिव देखें तो लगभग 4.8% जो है वो ऊपर है। और रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल, वो थोड़ा सा कम हो गया, 2.4% कम हो गया है, और लगभग 8,55,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से मंगवाया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पे इराक है, सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है हम इराक से मंगवाते हैं। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया आ चुका है, तीसरे नंबर पे रशिया है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे कजाकिस्तान है, जो कि ऑप्शन के अंदर आपको नहीं दिख रहा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है सिक्स्थ नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं, मतलब सही नहीं है, जो भी रिसेंटली स्टेप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से लिए गए हैं। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको यूनाइटेड नेशन हैबिटेट कहा जाता है, उन्होंने एक MOU साइन किया है CII के साथ, ताकि वो सेफ माइग्रेशन इंडियन सिटीजन्स की करवा सके, उसको और मजबूत कर सके। मतलब माइग्रेशन, जो भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उनका सेफ तरीके से माइग्रेशन हो सके, सही तरीके से हो सके, इसके लिए एक MOU यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के साथ साइन किया है। ये गलत है, UN हैबिटेट के साथ नहीं हुआ, ये यूनाइटेड नेशन IOM के साथ हुआ है। मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये गलत है स्टेटमेंट। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो 35,000 के लगभग ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को अडॉप्ट करेंगे, ताकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके और ट्यूबरक्लोसिस को खत्म किया जा सके। बिल्कुल सही है। और ये कौन से अभियान के तहत किया गया, मतलब कौन सी स्कीम के तहत किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमने ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक इंडिया से खत्म कर देना है, और सब तरह का इन्वायरमेंट हमने ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना है। जहां पे काम हो रहा है वहां पे भी हमने कैंपेन चलाना है, जो वर्क प्लेसेस है वहां पे भी कैंपेन चलाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री करना है। तो इंडिया का टारगेट 2025 तक का है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है, जो सही नहीं है, वो ओनली ए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपनी कैपिटल का नाम दोबारा से अस्ताना कर दिया है, और प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड भी 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया है? 7 साल कर दिया है। और ये कंट्री है कजाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो जो प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को साइन किया और बताया कि जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो अब से 7 साल होगा। पहले जो है वो कितना होता था? 5 साल का। और साथ ही साथ अपनी कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम दोबारा से अस्ताना कर दिया। पहले भी अस्ताना था, और इसका नाम बीच में चेंज कर दिया था। किस नाम से? नूर सुल्तान के नाम से, क्योंकि नूर सुल्तान यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं 30 साल तक। 30 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी याद में इन्होंने अस्ताना का नाम जो है वो क्या कर दिया था? नूर सुल्तान। अदरवाइज सबसे पहली बार अस्ताना जो है वो 1997 में कैपिटल बनाई गई थी, और 2019 में फिर नूर सुल्तान की याद में इसका नाम जो है वो नूर सुल्तान कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से कैपिटल का नाम क्या हो गया? अस्ताना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रीन फिन्स हब। ग्रीन फिन्स हब, जो कि रीफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो है वो सस्टेनेबल मेरीन टूरिज्म के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा? 4। तो इसका मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो UNEP है, एक रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है। दोनों ने मिलके, क्योंकि जो रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने मिलके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ग्रीन फिन्स हब। ये लाइक आप कह सकते हो सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म के ऊपर फोकस करेंगे, और ये ऐसा पहला ग्लोबल लेवल पे मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर करेंगे क्या कि जो भी डाइविंग स्कूल्स हैं या जितने भी डाइविंग ऑपरेटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सिंपल कॉस्ट एफिशिएंट चेंजेस जो है वो करेंगे अपनी डेली प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि टेस्टेड सॉल्यूशंस होंगे डाइविंग को लेके, और इसमें लोगों को भी इसमें जागरूक किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल नाम से एक फर्स्ट रजिस्ट्री वर्ल्ड की उसको स्टार्ट किया है, जिसमें फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स, प्रोडक्शन, कितनी एमिशन हो रही है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, उसके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है कार्बन ट्रैकर। मतलब इसको भी 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया, एक तो कार्बन ट्रैकर हो गया, एक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर हो गया, जिन्होंने एक पोर्टल कह सकते हो ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें आप फॉसिल फ्यूल देख सकते हो इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड कितने के रिजर्व पड़े हुए हैं, कितनी प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स की हो रही है, और कितना इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है, मतलब कितना एमिट किया जा रहा है। और ये पहला एवर, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला फुली ट्रांसपेरेंट पब्लिक डेटाबेस है, जो कि फॉसिल फ्यूल को उसकी प्रोडक्शन को ट्रैक करेगा पूरे वर्ल्ड में, और देखेगा कि कितना कार्बन बजट जो है वो चाहिए ताकि कार्बन को हम खत्म कर सके। और इसमें 50,000 से ज्यादा ऑयल, गैस और कोल फील्ड्स को शामिल किया गया है, जो कि 89 कंट्रीज में स्थित है। मतलब ऑलमोस्ट ये 75%, 75% रिजर्व्स को, प्रोडक्शंस को, एमिशन को कवर करता है, और पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकते है, इसको लोग भी देख सकते हैं कि कितना जो फॉसिल फ्यूल है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मिट हो रहा है, कितना रिजर्व है हमारे पास, उसको चेक किया जा सकता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंट्री रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करती है GMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ
ताकि उस कंट्री का हनीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा सके। इसका मतलब है कि ये कंपनी जेएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये हनीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी वहां पे, और ये स्थित है कहाँ पे, मालदीव्स में। तो जो जेएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के साथ टाई अप किया है कि वो हनीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $136 मिलियन है। और ये ऐसा पहला लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आता और किसी इंडियन फर्म को दिया गया है इसको बनाने के लिए। और आपने याद रखना है, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे मालदीव्स का, और जिसको फंड कौन कर रहा है, इंडिया। इंडिया और मालदीव्स दोनों मिलके इसको बना रहे हैं, लेकिन इंडिया इसमें $800 मिलियन जो है वो कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंट्री को, मालदीव्स को। तो ये थे हमारे पास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और लिंक्डइन है। लेकिन टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।